नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए देखते हैं अध्याय 5 रेखा एवं कोण। तो इसके पहले वाले जो अध्याय हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझाए थे। यदि आपने उनको नहीं समझा है, नहीं देखा है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ जाके देख सकते हैं या प्ले लिस्ट पर जाके देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ ऐसा देखना है। तो देखिए ये रहता है डिस्क्रिप्शन, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है और देखिए ये रहती है यहाँ से, ये जो यहाँ चैनल का नाम है यहाँ क्लिक करते हैं तो आप सीधे प्ले लिस्ट पर पहुँच जाएंगे। तो इन दो में से कोई भी तरीका आप इसको अपना लीजिए। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर जो इसका डिस्क्रिप्शन है मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। देखिए मैंने ये क्लिक किया, क्लिक करने पर देखिए ये जो रहता है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहलाता है। ठीक है, ये यहाँ इस प्रकार से दिखेगा और इसमें जो है यहाँ नीचे देखें तो ये लिखा रहता है यहाँ पे, जैसे ये देखिए लिंक है तो यहाँ नहीं दी लेकिन यहाँ लिखा हुआ है, सभी वीडियो डली हुई हैं कि 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 संपूर्ण हल। तो यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको कक्षा 7वीं के सभी विषय इसी पर मिल जाएंगे। आपको कहीं दूसरी जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बच्चे परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि हम प्ले लिस्ट पर कैसे जाएं, वीडियो को कैसे सर्च करें। तो यहाँ दिक्कत होती है, इसलिए आप जो है सीधे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है तो यहाँ जा करके भी देख सकते। ठीक है, यहाँ देखिए अब अध्याय 5 रेखा एवं कोण। यहाँ प्रश्न दिया है कि एक रेखा के दोनों ओर कितने अंत्य बिंदु होते हैं। ये अंत्य बिंदु लिखा है। अंत्य बिंदु से मतलब होता है कि रेखा यदि इस तरफ भी बढ़ती है और रेखा के दोनों तरफ क्या रहते हैं, ये जाने के ये तीर के निशान लगे रहते हैं। तो रेखा इस तरफ भी जा रही है, रेखा इस तरफ भी जा रही है, अतः रेखा के दोनों ओर कोई अंत्य बिंदु नहीं होते हैं। जैसे कि हमने देखा कि ये जो होती है रेखा जो रहती है इस प्रकार से दिखाएं तो आपने किरण देखी होगी, तो किरण इस प्रकार से जाती है और इस यहाँ से शुरू होती है। तो ये जो किरण रहती है ये किरण का अंत्य बिंदु होता है। एक किरण का ये अंत्य बिंदु है और आगे जाके नहीं, बिंदु कोई बिंदु नहीं मिलती, ये तो रेखा आगे बढ़ती जाती है। अंत्य बिंदु यानी जहाँ वो स्थिर हो या यहाँ से शुरू होती हो। तो इसी प्रकार से यह जो हमारी रेखा है, रेखा में अंत्य बिंदु नहीं होते हैं दोनों ओर, सीधी रेखा दोनों ओर बढ़ती जाती है। ठीक है ना, तो इसका अंत्य बिंदु नहीं होता। ये लिख देना कि रेखा के दोनों ओर कोई अंत्य बिंदु नहीं होते हैं। ठीक, यहाँ प्रश्न 2 देखिए दिया गया है कि अपने आसपास के परिवेश में 10 आकृतियों को सूचीबद्ध कीजिए और उनमें पाए जाने वाले न्यून कोण, अधिक कोण एवं समकोण की पहचान कीजिए। तो मालूम है आपको कि न्यून कोण कैसा बनता है। जैसे मान लीजिए हम आपको बताएं तो ये इस प्रकार की आकृति होती है, ये हमारा क्या कहलाता है, न्यून कोण। ये न्यून कोण है। और यदि इस प्रकार से रेखा होती है और एक सीधी रेखा आती है तो ये कहलाता है समकोण। ये क्या है, ये न्यून कोण है और ये हमारा समकोण है। ठीक है ना, इसको समकोण बोलते हैं। और इसके बाद में देखिए ऐसा, यदि ऐसा दिखता है ऐसा, ये तो ये क्या कहलाता है, ये हमारा अधिक कोण है। ठीक है ना, तो इसको अधिक कोण बोलते हैं। तो यहाँ देखो जैसे कुर्सी रहती है तो कुर्सी में कौन कौन से अधिक कोण बनते हैं और समकोण बनते हैं। टेबल में मात्र समकोण बनते हैं। कैंची में न्यून कोण, सरलता में न्यून कोण, पलंग रहता है तो उसमें समकोण बनते हैं। स्टूल रहता है तो इसमें जो स्टूल होता है उसके पैर जो है फैले रहते हैं तो इसमें अधिक कोण बनता है स्टूल में। गिलास में अधिक कोण है, कप है तो अधिक कोण बनता है, अलमारी में समकोण बनते हैं, बॉक्स होता है तो इसमें हमारा समकोण बनता है। तो इस प्रकार से हमें 10 वस्तुओं के, अपने जो आसपास की वस्तुएं हैं उनके हमें नाम लिखना है। ठीक है, प्रश्न 3 देखिए, इसमें है कि दी गई आकृतियों में रेखाखंड गिन करके लिखिए। जो इनमें रेखाएं हैं उन रेखाओं को हमें यहाँ पे गिनना है, इनकी गिनती करना है। तो यहाँ देखें तो सभी में इन रेखाओं में गिनती कीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे ये मकान बना हुआ है तो मकान में एक रेखा ये है, 1 2 3, इसको आप गिने तो 4 5 6 7 8 है ना, यहाँ पे 9 और ये कि 10 हो जाएगी, 11 और 4 इसमें है तो 15 होंगी। 15 के बाद देखिए यहाँ 16 17 18, तो यहाँ 16 लिखी हुई हैं, आप इसको 18 कर लें। ठीक है ना, 18 रेखाएं हैं इसमें, ये 18 रेखाएं हैं। और यहाँ देखिए टेबल है, टेबल में कितनी हैं, 4 नीचे के पैर हैं और 4 ये ऊपर रहते हैं तो 8, बिल्कुल टेबल में ये 8 रेखाखंड होते हैं। एम में देखिए 1 2 3 4 हैं तो यहाँ लिख दीजिए एम में 4 रेखाखंड हैं। इसी प्रकार से यहाँ देखें तो ये षटभुज बना हुआ है,
ठीक है ना, षटकोण भी बोलते हैं। तो यहाँ देखो षटकोण में तो 6 भुजाएं बाहर होती हैं और इसमें 2 त्रिभुज हैं ये तो 3 दूनी 6 ये हो जाते हैं और 6 ये 12। तो इसमें कितने रेखाखंड हो जाएंगे? 12 रेखाखंड होंगे। तो इस प्रकार से हमें रेखाओं की गिनती करना है। ठीक है। प्रश्न 4 देखिए, लिखा है कि एक कोण 45 अंश से बड़ा है। क्या इसका पूरा कोण 45 से बड़ा है अथवा 45 के बराबर है या अथवा लिखा है 45 से छोटा है? तो ये 3 बातें लिखी हुई हैं। यदि 45 है, एक कोण 45 से बड़ा है, ये 45 नहीं है, कोई जो पूरा कोण है उसका 45 से ये बड़ा है, एक कोण है उसका पूरा कोण, और इसका पूरा कोण अब बताना कि क्या 45 से बड़ा होगा कि 45 के बराबर होगा कि 45 से छोटा होगा। तो देखिए, कोण और उसका जो पूरा कोण होता है दोनों का योग कितना होता है? 90 अंश होता है। तो हम यदि पूरा कोण हमारा जो इस प्रकार से 90 का बनता है, यहाँ देखिए ये हम इस प्रकार से कोण बना देते हैं, और यहाँ देखो जब हम कोई यहाँ पे एक कोण बनाते हैं तो इन दोनों का योग क्या कहलाता है? 90 अंश। तो ये यदि कोण बनाए तो इसका ये पूरा कोण होगा, और ये बनाए तो इसका ये पूरा कोण होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से 2 कोण बनते हैं और दोनों का योग कितना होता है? 90 अंश। तो यहाँ लिख देना है कि कोण और उसके पूरा कोण का योग 90 अंश होता है। अब यहाँ देखिए, हम यहाँ मान लें कि जो एक कोण है हमें नहीं मालूम, तो हम लिखेंगे माना कि कोण x है, तो x और 45 का योग कितना होगा? ये पूरा कोण की माप कितनी हो जाती है? 90 अंश। ये लिख देना है। तो अब देखिए, जब हम इसमें 90 में से हम इसको घटा देंगे 45 धन x को, ठीक है ना, 45 और धन x हो जाएगा। एक पूरा कोण की माप कितनी होती है? तो हम यहाँ निकालेंगे कि 90 में से यदि हम इनके योग को घटाएं तो 45 ऋण x आएगा। 90 में से यहाँ 45 ये घट जाएंगे, कोष्टक को अलग करेंगे तो ये ऋण यहाँ पे ऋण हो जाएगा, ऋण का अंदर गुणा होगा, यहाँ ऋण हो जाएगा। 90 में से 45 घटाएंगे तो 45 है, बचेंगे मात्र यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 45 ऋण x। अब देखिए, हमारा जो कोण है यहाँ पे पूरा कोण की जो माप आएगी 45 ऋण x होगी, यानी 45 से कम होगी। सीधी सीधी बात यह है। तो यहाँ 45 से बड़ा नहीं होगा, 45 के बराबर नहीं होगा, क्या होगा? 45 से छोटा होगा। तो यहाँ लिख दीजिए कि 45 अंश ऋण x 45 अंश से कम है, क्योंकि इसमें से x क्या हो रहा है? घट रहा है इसका पूरा कोण। तो माप क्या होगी? 45 से कम होगी। ठीक, ये इसका हमें उत्तर लिखना है। ठीक है। प्रश्न 5 देखिए, इसमें प्रश्न 5 दिया गया है कि एक ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जिसके जो अपने संपूरक कोण के ही समान हो। ऐसा एक कोण ज्ञात करना, हमें कोण मालूम नहीं है तो मान लेंगे कि माना कि कोण x है। तो संपूरक कोण की माप क्या होगी? जब हमने देखा कि एक कोण x है और इसमें लिखा कि दोनों समान हैं, तो जब हम इसको x मानेंगे तो दूसरा भी x ही होगा, क्योंकि इसकी मापें क्या हैं? समान हैं। तो संपूरक कोण की माप कितनी हो जाएगी? हमने देखा कि दोनों का योग, संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है और पूरक कोणों का योग 90 अंश होता है। ठीक है ना। तो हमें संपूरक दिया तो हम योग क्या लिखेंगे? दोनों का 180। तो यहाँ लिख देंगे x धन x बराबर 180, क्योंकि दोनों x x हैं। ठीक है ना। तो x x 2x आ जाएगा बराबर 180। अब ये 2 से भाग लगा देंगे 180 में, तो 2 एकम 2 और 2 इनाम 18, शून्य का शून्य। तो कोण क्या आ जाएगा? 90 अंश आ जाएगा। ठीक है ना। दोनों कोणों का मान 90 अंश होगा। ठीक है। प्रश्न 6 देखिए, यदि एक रेखा 3 रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा है, ठीक है ना, तो बताइए कि कितने प्रतिच्छेद बिंदु हैं। तो देखिए, जब कोई एक रेखा 3 रेखाओं को काटती है, प्रतिच्छेद करना यानी काटना, ठीक है ना, तो प्रतिच्छेद करती है तो यह बताना कि कितने बिंदु होते हैं उसमें। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखना कि प्रतिच्छेद बिंदु कितने हैं। तो यहाँ देखें, अगर 3 रेखाओं को ये हम इस प्रकार से बना लें, ये हमारी 3 रेखाएं हैं, इसकी गिनती कर लें तो एक ये हो जाएगी, ये 2 और ये 3, 1 2 3, ये 3 रेखाएं हैं। ठीक है ना। तो इन 3 रेखाओं को एक ये रेखा काट रही है। ठीक है। तो अब यदि हम कहें कि इनके जो बिंदु हैं, कितने बिंदु हैं, तो यहाँ देखिए 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। ठीक है ना। और भी अधिक हो सकते हैं, तो यहाँ में लिख देना है। तो इसके 3 या अधिक प्रतिच्छेद बिंदु
होंगे। तो 3 भी हो सकते हैं, उससे अधिक भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए मैंने ये 3 रेखाएं बनाई, 1 2 3, और इन 3 रेखाओं को यदि ये रेखा काटती है तो मात्र सिर्फ और सिर्फ 3 बिंदु आते हैं। तो हमें यह लिख देना है कि परंतु तिर्यक छेदी रेखा केवल 3 रेखाओं को 3 बिंदुओं पर काटती है। ठीक है ना, यह निश्चित है कि जो प्रतिच्छेदी रेखा होती है 3 रेखाओं को 3 बिंदुओं पर ही काटेगी। देखो 1 2 3, और ये जो बाकी 3 रेखा थी, ये 3 रेखा जो हैं आपस में भी ये काटती हैं, तो इनके भी बिंदु हम गिनते हैं तो बिंदु तो अधिक हो जाते हैं, लेकिन प्रतिच्छेद बिंदु मात्र 3 होते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु की बात हो रही है, यहाँ लिख दिया है। परंतु तिर्यक छेदी रेखा केवल 3 रेखाओं को, जो प्रतिच्छेदी रेखा होती है वो 3 बिंदुओं पर ही काटती है। ठीक, चलिए आगे देखें। प्रश्न 7 दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर प्रतिच्छेद रेखाओं द्वारा निर्मित कोणों के माप लिखिए। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है ना, और उसके शीर्षों पर प्रतिच्छेद। अब देखिए ये त्रिभुज बना हुआ है ABC, तो इसका ये शीर्ष हो जाएगा, ये रेखा यहाँ से सीधी जा रही है, यहाँ से सीधी जाएगी, तो ये प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। तो ये जो हमारे यहाँ पे बिंदु है ये प्रतिच्छेद बिंदु है, 3 प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएंगे एक त्रिभुज में। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज भी है, तो समबाहु त्रिभुज के सभी कोण कैसे होते हैं, ये भी मालूम है कि समान होते हैं। तो हम माने कि कोई भी कोण हो, कोण x है, एक कोण x होगा तो ये सभी कोण क्या हो जाएंगे, ये भी x होंगे। तो हमें मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हमें लिख देना है कि कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश, और प्रत्येक कोण x दिया है तो A की जगह भी, B की जगह, C की जगह x लिखेंगे, इनको जोड़ देंगे 1 2 3, यह आ जाएगा 3x। 3x बराबर 180, तो x बराबर ये बटे में जाएंगे 3, 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 छः 18, तो 60 आ जाएगा। तो प्रत्येक समबाहु त्रिभुज का जो कोण होता है वह 60 अंश का होता है। तो A बराबर भी 60, B बराबर भी 60 और C बराबर भी 60 निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न 8 देखो, दिया गया है कि दी गई आकृति में संगत कोणों के युग्म, अंतः एकांतर कोणों के युग्म और तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ के अंतः कोणों के युग्म की पहचान कीजिए। तो 3 दिया गया है, संगत, एकांतर और अंतः कोण। ठीक है ना, इस प्रकार से 3 कोण हमें बताना है कि इन तीनों कोणों के युग्म बताइए, कितने युग्म हैं, कितने जोड़े हैं। ठीक है ना, तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं हम तो संगत कोण। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने संगत कोण लिखे हैं कि संगत कोण कौन कौन से हैं। तो संगत कोण जो उसके ही बराबर होते हैं वो संगत कोण कहलाते हैं। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पे एक और इतना ही कोण देखिए यहाँ बन रहा है ये, तो 1 और 5, 1 और 5 हो जाएंगे। इस तरफ देखें तो 2 और 6, तो ये 2 और 6 भी लिख देना है। और देखिए यहाँ पे 3 और 7, इन दोनों का मान बराबर होगा, ये भी संगत कोण है, तो 3 और 7 भी लिख दिया है। ठीक है, एक जोड़ा ये हो जाएगा। और देखो 4 और 8, 4 और 8, ये भी संगत कोण, क्योंकि जितना 4 होगा उतना ही 8 होगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये हमें क्या करना है, ये संगत कोणों के नाम यहाँ पे लिखना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एकांतर कोण, ये यहाँ लिखा कि एकांतर कोण की युग्म लिखो। तो एकांतर कोण कौन से होते हैं भाई, जिसमें जेड के प्रकार की आकृति बनती है। तो ये देखिए यहाँ पे अंतः एकांतर कोण लिखना, अंदर वाले। तो यहाँ देखो ऐसा लाएंगे, इसको ऐसा और ऐसा लगाएंगे, है ना। तो ये देखो 3 और 6, 3 और 6, ये एकांतर कोण है, ये एक दूसरी तरफ के कोण कहलाते हैं, ये एकांतर कोण है। इसी प्रकार से इस तरफ देखें तो 4 और 7, 4 और इस तरफ कौन सा आएगा, 4 और 5 आएगा, 7 नहीं, 4 और 5। तो यहाँ लिख दिया है कि 3 6 4 और 5, मात्र ये 2 इसमें अंतः एकांतर कोण होते हैं। इसके बाद लिखना हमें कि तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोण। तो तिर्यक छेदी रेखा जो होती है ये तिर्यक छेदी रेखा होती है, ये इसके एक तरफ बने अंतः कोण लिखना है, तो अंदर वाले कोणों को बस लिखना है। तो यहाँ देखिए 3 और 5 ये अंदर वाले कोण हो जाते हैं। ठीक है ना, और इसके बाद में देखें तो इस तरफ वाले 4 और 6, 4 और 6 क्या हैं, ये भी हमारे अंतः कोण है। ये तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ के ये अंतः कोण होंगे और एक तरफ के ये अंतः कोण होंगे। ठीक है, तो ये युग्म हो जाते 3 5 और 4 और
6। इस प्रकार से हमें इस तिर्यक छेदी रेखाओं के इन सभी कोणों को मतलब लिखना है और हमें इनको याद रखना है। ठीक है, यहाँ देखिए प्रश्न 9 दिया गया है कि नीचे दी गई आकृतियों में निर्णय लेना है कि एल और एम ये दो समांतर हैं क्या। आपको बताना है कि एल एम के समांतर है, जो एल रेखा है ये क्या एम के समांतर है, यह हमें दिखाना है। तो देखिए जब देखते हैं हम कि कोई तिर्यक छेदी रेखा होती है, यदि तिर्यक छेदी रेखा इस प्रकार से कोई रेखा एक काटती है, ऐसा नहीं, दो रेखाओं को एक रेखा काटती है, तो समांतर रेखाओं के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, यह निश्चित है। तो यहाँ में लिखना है कि चूंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना है, तो यहाँ देखेंगे हम कि ये जो है ये 75 है और यहाँ 75 दिया, तो ये तो क्या कहलाए शीर्ष अभिमुख कोण, तो ये भी कितना होगा, ये भी 75 होगा। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो इनका योग कितना आ जाएगा, 150 आएगा। 75 और 75 को जोड़ लीजिए, ये 75 ये 75 तो आ जाएगा 150। अब देखिए ये 150 है, 180 नहीं है। जब ये 180 नहीं है तो ये क्या है, ये हमारी तिर्यक छेदी रेखा, वो हमारी ये रेखा समांतर नहीं है। तो हम लिख देंगे अतः एल एम के समांतर नहीं है, दोनों का योग 180 नहीं है, तो ये रेखा क्या है, ये समांतर नहीं है। ठीक, आगे चलिए, ये दूसरा चित्र दिया गया है, इसमें देखें कि इसमें देखते हैं हम कि ये 57 कोण दिया गया है, तो ये कोण कितना होगा। अब ये यहाँ पे 23 दिया गया है, हमें इस कोण की आवश्यकता है, तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण। तो ये संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इस कोण को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 में से 123 को घटा देंगे तो ये कोण आ जाएगा। तो अब देखें कि क्या 57 के बराबर है, ये जो है 180 123 होता है, तो इसमें देखिए ये 57 आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो ये देखिए संगत कोण हो जाते हैं। यदि संगत कोण बराबर होते हैं तो ये समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो यहाँ देखें हम लिख देंगे कि क्योंकि संगत कोण समान हैं, कैसे, 57 बराबर है किसके, 180 ऋण 123 में से घटाएंगे तो 57 ही मिलेगा, यानी दोनों कोण बराबर हैं, तो हम लिखेंगे एल एम के समांतर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 10 दिया गया है कि यदि P समांतर है Q, ये समांतर का निशान इस प्रकार से बनाया जाता है, इसको बोलते हैं समांतर। ये बराबर नहीं है, क्या है ये समांतर का निशान है, इसको समांतर का निशान बोला जाता है। ठीक है, यानी इसको हम पढ़ेंगे कि P Q के समांतर है, तो निम्न आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। यह जो आकृति बनी हुई है ऐसी, इसमें देखिए ये x है, x का मान हमें बताना है। यहाँ पे लिखा है कि L और यहाँ पे M लिखा था, यहाँ पे A यहाँ पे B लिखा है, तो इनमें से L M में से इन्होंने यहाँ पे जरूर लिखा है L, तो हमने L की जगह क्या लिख दिया, P लिख दिया, और यहाँ M की जगह लिख दिया है Q। ये L M नहीं है, ये P और ये Q है, क्योंकि यहाँ P और Q समांतर है और यहाँ पर रेखाएं लिखी हैं A रेखा B। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम रेखा मान लेंगे कि L और M जो है क्या है, रेखा P और Q बन गई हैं। ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने धोखे से नहीं लिखा है ये, तो यहाँ ये मानेंगे कि P और Q ये समांतर हैं और जो है इनको कोई ए रेखा काट रही है। यदि दो समांतर रेखाओं को, ऐसी रेखा होती हैं और इनको कोई रेखा इस प्रकार से काटती है, तो इनके जो संगत कोण होते हैं ये वाले, तो क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं। तो यहाँ देखिए जब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, P और Q समांतर हैं, ए रेखा उनको काट रही है, तो कोण x और कोण 100 ये संगत कोण होंगे। तो ये दोनों संगत कोण कैसे होंगे, ये बराबर होंगे, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 100 आ जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए चूंकि P और Q समांतर हैं, ये तिर्यक छेदी रेखा है, इसलिए x बराबर 100। क्यों, क्योंकि संगत कोण है। ठीक, चलिए आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अध्यायों के साथ में। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको प्रश्न 1 से 10 तक के सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। यदि आपने वीडियो को पॉज करके लिख बस लिया है तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको प्रत्येक प्रश्न को समझना है। यदि आप पॉज करके लिखते हैं तो समझ में नहीं आएगा, और यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आता है, आप समझ रहे हैं, तो आप कमेंट्स करिएगा और प्रत्येक वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को जो है देखिए, चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है।
तो आप लोग चैनल तो सब्सक्राइब कर लिए हैं, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से दिखने लगता है कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया है, लेकिन आपको वीडियो को लाइक करना है तो यहाँ क्लिक कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।